हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक के 2018 में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और यह देखने के बाद आपको 10 से 15 नंबर की तैयारी हो जाएगी इस वीडियो से। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और डी है आधुनिक काल। तो बाल कृष्ण भट्ट जी इन्होंने आधुनिक काल के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920 और 1922 एंड डी है 1925। तो उसने कहा था यह जो रचना है 1915 में लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप इसे अंत तक शिद्दत से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह देखने के बाद आपको महसूस होगा कि हम कितने नंबर की अब तक तैयारी कर चुके हैं। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये देखने के बाद। और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तीसरा प्रश्न की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति के जो नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। और चौथा प्रश्न की अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर जी का, बालकृष्ण भट्ट जी का, मलयज्ञ और मोहन राकेश जी का। तो अर्धनारीश्वर जो रचना है, यह जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट जो जिनका रचना है वह है बातचीत, याद रखें बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। और मलयज्ञ जी इनका जो रचना है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन है। और मोहन राकेश का जो रचना है वह है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ मोहन राकेश जी का, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज्ञ जी। बालकृष्ण भट्ट यह जो रचना है बातचीत है। और दिनकर जी का अर्धनारीश्वर है। ये क्वेश्चन से आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता चल गया एक क्वेश्चन से ही। और पांचवा प्रश्न है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, कलावती, सुनीता, रागिनी। तो रोज कहानी की जो नायिका हैं वह हैं मालती जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं? सुखदेव जी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह और राजगुरु। तो एक पत्र और एक लेख के जो लेखक हैं वह हैं भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत, ओ सदा नीरा, तिरिछ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो जो जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है वह है ओ सदानीरा, यह जगदीश चंद्र माथुर जी का है। बातचीत जो रचना है बालकृष्ण भट्ट जी का है। और तिरिछ जो रचना है वह है उदय प्रकाश जी का। और हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वह है मलयज्ञ जी का, याद रखेगा। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, दिनकर, अयज्ञ, मोहन राकेश। तो सिपाही की माँ की जो रचना है, रचनाकार है यानी कि जो लेखक हैं वह है मोहन राकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा है प्रश्न कि जूठन क्या है? एक रेखा चित्र है, शब्द चित्र, कहानी और आत्मकथा। तो जूठन यह एक प्रकार का आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो एक बार डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और किसी भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है अच्छे से तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। इसका आत्मकथा आंसर हो जाएगा जूठन, यह एक प्रकार का आत्मकथा है, डी। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? निबंध, डायरी, लघु कथा, नाटक। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन यह जो है यह डायरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है
कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? जायसी जी, नाभादास, सूरदास और डी है कबीरदास। तो प्रेम की पीर की जो कवि हैं वह हैं जायसी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जायसी जी के द्वारा जो लिखा गया है ग्रंथ वो पद्मावत, याद रखिएगा जायसी जी का यह महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, याद रखिएगा। ये बार बार पूछता है पद्मावत किसकी रचना है, तो जायसी जी का है। और 12वां प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी और डी है मैथिली। तो सूरदास यह ब्रज भाषा के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 13वां प्रश्न है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला और डी है शिव बोला। तो तुलसीदास के जो बचपन का नाम है वह था राम बोला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? पूछा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास, स्वामी अग्रदास, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वह थे स्वामी अग्रदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 14वां प्रश्न है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने, राजा रुद्रशाह ने, महाराजा छत्रसाल ने, औरंगजेब ने। तो भूषण की जो उपाधि दिए थे वह राजा रुद्रशाह के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? दिनकर जी का, अज्ञा जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, रघुराम सहाय। और पूछता है ये भी प्रश्न कि अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ होता है यज्ञ जी का पूरा नाम। और यहाँ पे प्रश्न है कि तुलमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का, रघुराम सहाय जी का, अज्ञा जी का, अशोक वाजपेयी जी का। जो पुत्र वियोग यह जो रचना है यह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और अशोक वाजपेयी के जी के द्वारा जो लिखा गया है वह रचना है हार जीत अशोक वाजपेयी जी का है। और यहाँ पे जो अज्ञेय जी का जो रचना है रोज जो है अज्ञेय जी का रचना है। और यहाँ पे रघुवीर सहाय की जो रचना है वो है अधिनायक। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो रचना है पुत्र वियोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी 4 प्रश्न आपको मालूम हो गया। और 18वां प्रश्न की दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1950, 1951, 1952 और डी है 1954। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 19वां जो प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? यानी कि मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि अब बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो इनका जो जन्म स्थल है वह है छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि अधिनायक किस कवि की रचना है, तो यहाँ पे हम लोग को मालूम चल गया था कि अधिनायक किनकी रचना है, तो वह है रघुवीर सहाय जी का है अधिनायक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी कि वार्तालाप जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका होता है वार्ता प्लस आलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, याद रखेगा। और 22वां प्रश्न है कि नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नायक का सही संधि विच्छेद जो होता है वह होता है नए जोर अक।
तो देखेंगे किस ऑप्शन में है नए जोड़ अक, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछता है ये भी प्रश्न कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ने जोड़ ऑन हो जाएगा नयन, याद रखेगा। और यहाँ पे पूछा है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद जो होता है वह होता है अनु जोड़ ए क्षण, यानी कि देखेंगे अनु जोड़ ए क्षण यह किस ऑप्शन में है, तो यह जो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, याद रखिएगा। और 24 नंबर जो प्रश्न है आपके सामने कि उद्गम का संधि विच्छेद है, उद जोड़ गम, उत जोड़ गम, उत जोड़ अगम, अनु जोड़ क्षण। तो उद्गम का सही जो संधि विच्छेद होता है यहाँ पे उत जोड़ तो में हलंत रहेगा और यहाँ पे गम हो जाएगा, उत जोड़ गम, यह उद्गम का सही संधि विच्छेद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। और निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा पूछा है, तो नि जोड़ चल होता है निश्चल का संधि विच्छेद, तो यह ऑप्शन नंबर किस में है, तो निश्चल चल ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछता है कि निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से निश्चल का हम लोग संधि विच्छेद किए हैं उसी प्रकार से निर्मल का भी होता है निह जोड़ मल, यह निर्मल का सही संधि विच्छेद होता है, याद रखेगा। बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से पूछता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि ल्यूटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में अंतिम पद प्रधान होता है और उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में प्रथम पद प्रधान होता है, और वहीं उपसर्ग में प्रथम पद प्रधान होता है और प्रत्यय में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है प्रत्यय में और उपसर्ग में प्रथम पद प्रधान होता है। तो लुटेरा में पूछता है, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, एरा प्रत्यय जो है लुटेरा में हुआ है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग, हम तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उपसर्ग में पहला पद प्रधान होता है, प्रत्यय में अंतिम पद प्रधान होता है। तो अज्ञान में उपसर्ग जो है वह है अ। राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार में जो समास लगा हुआ है वह है तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा संधि क्या है, यानी कि संधि से रिलेटेड प्रश्न जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में उसके लिए हम बना देंगे अलग से वीडियो, और समास उपसर्ग सभी के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। और संधि विच्छेद कैसे किया जाता है बिल्कुल ही आसानी से हम इस टॉपिक पर बना सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पूछा है दाल रोटी के समास का नाम बताएं, तो आइए अच्छे से देख लेते हैं। जो दाल रोटी है यह द्वंद्व समास है, यानी कि कहने का अर्थ है इसमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे दाल भात हो गया, दाल भी प्रधान अलग एक पद हो गया और भात भी अलग, यानी कि दो एक के बिना एक नहीं रह सकता है। तो उसी प्रकार से दाल भात ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, और दाल रोटी ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। और द्विगु समास कहने का अर्थ है जिसका प्रथम पद गिनती हो, जैसे त्रिनेत्र, त्रिभुज, ये हो गया द्विगु समास का उदाहरण, याद रखेगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि घनश्याम में कौन सा समास है, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो द्विगु और द्वंद्व तो होगा नहीं, बचा कर्मधारय और तत्पुरुष, तो घनश्याम यह क्रमधारय समास हो जाएगा और राजकुमार तत्पुरुष समास होता है क्रमधारय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय, तत्पुरुष। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि द्विगु समास का जो उदाहरण होता है
उसका पहला पद गिनती का होता है। तो देखेंगे चौराहा, चौराहा में 4 गिनती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह द्विगु समास का उदाहरण होता है, यानी कि द्विगु समास है चौराहा। पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष। तो पीताम्बर में जो समास लगा हुआ है ये क्रमधारय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमधारय समास का जो उदाहरण है पीताम्बर। और यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से एक प्रश्न पूछा गया है कि पय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दूध, पाप, सोना, तालाब। तो पय का पर्यायवाची शब्द जो सही होता है वह होता है दूध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध। यह पय का पर्यायवाची शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो सभी को मालूम होगा कि अनुराग का सही जो विलोम शब्द है वह विराग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम का घृणा हो जाएगा, याद रखिएगा। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक कहने का अर्थ है, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि विलोम शब्द क्या होगा अर्थ का? अच्छा, आदि, उदय, इति। तो अर्थ का विपरीतार्थक शब्द होता है इति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? काला, सफेद, शुक्ल, उजाला। तो कृष्ण का जो विलोम शब्द होता है यह होता है शुक्ल। कृष्ण कहने का अर्थ है रात, और रात का हो जाएगा शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्थावर का विलोम शब्द पूछा है स्थिर, जंगम, सरल, बड़ा। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है यह होता है जंगम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सभी को मालूम होगा नर का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो नर का नारी हो जाएगा। नर जो है यह पुल्लिंग शब्द है और नारी यह स्त्रीलिंग शब्द है। पुरुष तो पुरुष का स्त्री हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूछा है कि स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा करना, शिकायत, घृणा, द्वेष। तो स्तुति का कहने का अर्थ है इसका निंदा करना हो जाएगा आंसर। स्तुति का विलोम शब्द निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रश्न है कि संध्या का विलोम शब्द, संध्या कहने का अर्थ है शाम। शाम का क्या हो जाएगा? शाम का प्रातः यानी कि सुबेरा हो जाएगा, सुबह, यानी कि प्रातः ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। संध्या का विलोम शब्द प्रातः हो जाएगा। शिव का उपासक क्या कहलाता है? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। तो शिव का जो उपासना करता है यानी कि पूजा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सेव कहते हैं, डबल एकले रहेगा, सेव कहते हैं। शिव का उपासक कहलाता है सेव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना कहने का अर्थ है यानी कि अपने पर निर्भर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होने का सही मुहावरा का अर्थ है स्वावलंबी होना। और 43वां प्रश्न आपके सामने है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना और दुखी होना। आसमान टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, यानी कि कहने का अर्थ है आसमान टूटना कि एक बार अचानक किसी का घटना हो जाना यानी कि मुसीबत आ जाना। तो उसी प्रकार से आसमान टूटना हो जाएगा अचानक मुसीबत में आ जाना, इसका सही अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, अनपढ़ होना। तो घाट घाट का पानी
पीना यानी कि कहने का सही अर्थ होता है यानी कि वह बहुत जगह, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह बहुत जगह घुमा हुआ है, यानी कि कोई कोई भी चीज़ पता कर लिया गया है उसके द्वारा, तो बहुत ही अनुभवी होना यानी कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही अनुभवी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्राही त्राही करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दुखी होना, रोना, नाराज होना, क्रोध करना। तो त्राही त्राही करना इस मुहावरे का सही जो अर्थ है बहुत ही दुखी करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके ऊपर बहुत ही दुखी है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है, माने कि कष्टदायक ही प्रार्थना कर रहा है, त्राही माम जैसे हम लोग सुने होंगे। और मान लीजिए हम जैसे रामायण में देखते हैं या कृष्ण लीला में, चाहे कोई भी ऐसी ग्रंथ में हम लोग देखते हैं तो त्राही माम की आवाज़ जो लगाते हैं पुरुष या भगवान, तो उस समय बहुत ही मुसीबत पड़ जाता है, यानी कि बहुत ही दुखी होने के कारण ही हम लोग भगवान को याद करते हैं, यानी कि बहुत दुखी होना इससे मुहावरे का अर्थ होता है। त्राही त्राही करना सही मुहावरे का अर्थ होगा बहुत ही दुखी होना। और 46वां प्रश्न है कि स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण लाभ, स्वर्णिम, स्वर्णकार, सुवर्ण। तो स्वर्ण का सही जो विशेषण हो जाएगा वह स्वर्णिम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जगत का विशेषण क्या होगा? जागना, जगदीश, जागतिक, जग। तो जगत का जो विशेषण हो जाएगा वह होगा जागतिक, यानी कि 47 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जागतिक इसका सही आंसर हो जाएगा। दिन का विशेषण पूछा है, सुदीन, दैनिक, दिन भर और दिनेश। तो दिन का विशेषण जो हो जाएगा यह होगा दैनिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरण्य का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपिन, विपु, रश्मि, विटप। और समानार्थी कहने का अर्थ है, इसका पर्यायवाची ही समानार्थी का दूसरा रूप है। तो अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है यह होता है विपिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तलवार का विलोम शब्द पूछा है, तलवार का विलोम शब्द चंद्र, सायक, तंगु, प्रभा। तो तलवार का सही जो विलोम शब्द होता है वह सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 2018 में पूछे गए सभी आंसर को देख चुके हैं। 2018 में क्या हुआ था, उसमें 50 ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं जिसमें से 50 का ही आंसर देना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो इस वीडियो से ही 15 से 20 नंबर की तैयारी हो जाएगा। इससे बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सेशन आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।